कुमार बिहारी पांडे को बंबई न लौटने का अपना फैसला बदलना पड़ा। अपना भाग्य आजमाने बंबई एक बार फिर से वापस लौट आए। उद्योग के क्षेत्र में नित नई चुनौतियां सामने आती और उनसे डटकर मुकाबला करते आगे बढ़ते गए। अब सुनिए अगली कड़ी 12 में कि भाग्य कैसे करवट बदलता है और मेहनत कैसे रंग लाती है। मेरा भाग्य भी शायद ऐसा नहीं चाहता रहा होगा। कहावत है ना, होनहार के अपने ही पैर होते हैं। एक शाम मैं इंडियन लिंक चेन में खेमका जी के घर पर बैठा हुआ था। खेमका जी वहीं ऊपर रहते थे। खेमका जी ही क्या, इंडियन लिंक चेन के सभी अधिकारी कंपनी के ऊपर बने फ्लैट्स में रहते थे। संयोग से जेनिथ स्टील पाइप के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सोनी भी उस दिन खेमका जी से मिलने आए थे। खेमका जी ने उनसे मेरा परिचय करवाया। उस वक्त तक खेमका जी मेरी योग्यता और व्यवहार से काफी प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने इंडियन लिंक चेन में मेरे किए हुए कारनामे बयान करते हुए बड़ी तारीफ की, जिसे सुनकर सोनी जी मुझसे कहने लगे, अरे कभी खोपोली आइए बिहारी जी, हम भी जॉब वर्क देते हैं। इंडियन लिंक चेन में आने से पहले उपाध्याय जी जेनिथ स्टील पाइप में सोनी जी के साथ ही काम किया करते थे। नेवटिया जी ने कुछ समय के लिए अपने यहां बुला लिया था, लेकिन उपाध्याय जी की योग्यता और उपयोगिता देखकर उन्होंने उपाध्याय जी को जेनिथ स्टील पाइप वापस नहीं जाने दिया और उन्हें परमानेंट इंडियन लिंक चेन में रख लिया था। ये बात मुझे मालूम थी, इसलिए जेनिथ स्टील पाइप में सोनी साहब से मिलने जाते समय मैंने उपाध्याय जी को भी अपने साथ ले लिया था। सोनी साहब जो काम मुझे करने के लिए देना चाहते थे, उसका रेट उन्होंने इतना कम दिया था कि उसे यहां बंबई में लाकर करने और वापस खोपोली पहुंचाने में इतना खर्च आता कि उसमें कुछ भी बचने की गुंजाइश नहीं थी। अतः मेरे उस काम को करने का कोई तुक ही नहीं था। सोनी साहब भी शायद इस बात को समझ रहे थे, इसलिए वो बात को बदलते हुए कहने लगे, अच्छा जॉब वर्क छोड़िए, हम लोग अपनी 3 मशीनें बेच रहे हैं, आप वो खरीद लीजिए। खेमका जी और उपाध्याय जी से मेरी तारीफ सुनकर सोनी साहब ने शायद ये अनुमान लगा लिया था कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं भी उस वक्त चुप रहा। वो बताने लगे, बहुत जगह से ऑफर आ चुका है, हम लोगों ने अब तक किसी का ऑफर स्वीकार नहीं किया है। फिर उन्होंने ऊंचे से ऊंचे ऑफर की रकम भी बता दी और ये भी कहा कि अगर मैं 500-500 रुपए बढ़ाकर ऑफर दे दूं तो मशीनें मुझे मिल जाएंगी। सोनी जी की पहचान का मुझे ये फायदा था कि मुझे ऊंचे से ऊंचे ऑफर की रकम का पता लग गया। सोनी जी अपनी कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि 500 बढ़वाकर ही मशीन बिकवाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मुझे मशीनें भी दिखाई। एक मिलिंग मशीन थी और 2 सरफेस ग्राइंडिंग मशीनें थीं। मशीनें देखकर मेरा मन खिल उठा। मशीनें बहुत अच्छी हालत में थीं और मेरे लिए अत्यंत उपयोगी थीं। जब से मैंने मशीनिस्ट का काम सीखा था, तभी से मेरे मन में एक आकांक्षा स्वप्न की तरह पल रही थी कि एक दिन मैं भी अपना इंजीनियरिंग वर्क्स खोलूंगा। मेरी खुद की फैक्ट्री होगी, मेरी खुद की मशीनें होंगी। उसी आस में मैंने भोला भगवान इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक गाला भी ले रखा था। साथ ही साथ मैंने बकू भाई के टाइडी होम में काम करते समय मशीनिंग और ग्राइंडिंग की हुई प्लेटों का महत्व समझ लिया था। हमेशा मेरे मन में आता कि मशीन्ड और ग्राइंड प्लेट हर जगह लगती है, चाहे डाई बनानी हो, चाहे मोल्ड बनाना हो, चाहे जिग्स या फिक्सर। पता नहीं अपने देश में किसी इंजीनियर, किसी भी पूंजीपति का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया। मैं मन ही मन कल्पना किया करता था कि सिर्फ मशीन ग्राइंड प्लेट बनाकर बेचा करूंगा और ऐसा करने वाला मैं भारत में पहला इंसान होऊंगा। जिस तरह मेरे गुरु इलियट साहब ने पिलर सेट पहली बार भारत को दिए थे, उसी तरह मैं भी इंजीनियरिंग के इतिहास में अपना नाम लिखवाऊंगा। सोनी साहब की ये तीनों मशीनें मेरे इस काम में पूर्ण सहायक बन सकती थीं। मैंने जोश में आकर सोनी साहब का ऑफर स्वीकार करते हुए डन कह दिया। मशीन लेने के लिए हाँ तो कर दी, परंतु उनकी कीमत थी 75,000 रुपए।
अब 75,000 रुपये मेरे पास थे कहाँ? खोपोली से वापस बंबई लौटते वक्त मैं पूरे रास्ते इसी चिंता में डूबा रहा कि इतना रुपया कहाँ से ले आऊंगा। अगर न जुटा पाया तो सारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। इसी उधेड़-बुन में लगा मैं घर पहुंचा। रात में नींद आने तक सिर्फ एक ही विचार दिमाग में कौंधता रहा, रुपए कहां से आएंगे। उन दिनों बैंक ऑफ महाराष्ट्र की लिबर्टी गार्डन मलाड वाली ब्रांच में मेरा खाता था और वहां के मैनेजर थे मिस्टर बर्वे। बर्वे साहब बहुत सज्जन व्यक्ति थे। बैंक आते जाते मेरी बर्वे साहब से बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी। दूसरे दिन जब मैं बैंक पहुंचा तो हंसी हंसी में बर्वे साहब से मशीनों के लिए लोन लेने की बात छेड़ दी। वो भी हंसी हंसी में ही कहने लगे, बिहारी जी आप लोन लेने वाले तो हैं नहीं, मजाक करते हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं आपसे सीरियसली पूछ रहा हूं। बर्वे साहब ने एक क्षण के लिए मेरे चेहरे पर दृष्टि डाली। क्या मैं सचमुच गंभीरता से बात कर रहा हूं? उस वक्त मैं सचमुच बहुत गंभीर था। जैसे भी हो मुझे 75,000 रुपए तो जुटाने ही थे। बर्वे साहब मेरी गंभीरता समझ गए और तुरंत बोले, लोन मिल जाएगा। जरूरी कागजी कार्रवाई करवाने के बाद उन्होंने जल्दी से जल्दी लोन पास करवा दिया। मैं हैरान था। मां नारायणी समय समय पर मेरे जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार दिखाती रहती हैं कि उसके आगे सारे तर्क व्यर्थ सिद्ध हो जाते हैं। एक बात यह भी थी कि चाहे मेरे खाते में उतने रुपए न रहे हों, लेकिन मेरा सालाना टर्नओवर लाखों रुपयों का था। मैं किसी भी ट्रांजैक्शन में बैंक वालों के सामने कभी भी डिफॉल्टर नहीं सिद्ध हुआ था। शायद इसी कारण बर्वे साहब को मुझ पर विश्वास था कि मैं बैंक का लोन अवश्य ही वापस लौटा दूंगा। जिन 75,000 रुपयों के इंतजाम के लिए मैं सोच सोचकर हैरान था कि कहां से आएंगे, उनका इंतजाम इतनी सरलता से हो गया कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने सोनी साहब से मिलकर जेनिथ स्टील पाइप को मशीनों का पेमेंट कर दिया और मैं मशीनों का मालिक बन गया। आज सोचता हूं तो सब कुछ स्वप्न जैसा प्रतीत होता है। मेरा घर से भागना, थाली वाले की नौकरी, बंबई के होटल, बंबई के फुटपाथ, होटलों की बैरागिरी, घरों में बर्तन मांजना। आज सुनीता इंजीनियरिंग वर्क्स का मालिक, जो अब सच्चे अर्थों में सुनीता इंजीनियरिंग वर्क्स था, जिसके पास अब अपनी खुद की मशीनें होंगी, अपनी खुद की फैक्ट्री होगी। उस दिन मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ते थे। मेरे जीवन भर की साधना सफल होने जा रही थी। जिस संपन्नता और समृद्धि की कल्पना मैंने की थी, आज उस दिशा में मैं ठोस कदम रख रहा था। मेरी मंजिल तो अभी भी दूर, कहीं बहुत दूर थी, लेकिन आज मुझे दिशा मिल गई थी। अब बस चलते रहना था, दिन रात बिना थके। मुझे मशीनों की डिलीवरी मिल गई। मैंने भोला भगवान इंडस्ट्रियल एस्टेट वाले अपने गाले में उनका इरेक्शन करवाया। इरेक्शन मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले मैं बेडूमल खुशलानी की कंपनी कैपरी इंजीनियरिंग में इरेक्शन कर ही चुका था। फर्क था तो ये कि उस वक्त मैं किसी का नौकर था और दूसरे की कंपनी का इरेक्शन कर रहा था। आज मैं मालिक था और खुद अपनी कंपनी की मशीनों का इरेक्शन कर रहा था। मजदूर मैं उस वक्त भी अपने आप को समझता था, आज भी समझता हूं, क्योंकि मैंने अपनी इस जीवन यात्रा में अपने महान गुरुओं से यह शिक्षा पाई है कि एक मजदूर को अपना पेट भरने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आज भी मुझे मशीन पर खड़ा होकर काम करने में तनिक भी संकोच नहीं होता। मशीनों का इरेक्शन हो गया। अब मेरे मन में एक दुविधा उठ खड़ी हुई कि अपनी पूर्व संचित योजना के अनुसार प्लेटें तैयार करूं या जॉब वर्क करूं। जॉब वर्क करता था तो मुझे काम मिलने में कोई मुश्किल नहीं थी। आज तक वही तो करता आ रहा था। अब अपनी मशीनों पर बनाऊंगा। आमदनी भी ज्यादा होगी और मेहनत भी कम करनी होगी। परंतु अगर प्लेटें तैयार करता हूं तो सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। अपनी पूंजी लगाकर मार्केट से माल खरीदना पड़ेगा। अपने ही खर्चे पर सबकी मशीनिंग, ग्राइंडिंग करनी होगी और कंपनी जाकर
अपने खर्चे पर उसकी सेल भी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। कोई चीज कितनी भी उपयोगी क्यों न हो, पहली पहली बार मार्केट में आने पर लोग उसे शक की नजरों से देखते हैं। सोचते हैं पता नहीं ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। जब तक वस्तु की उपयोगिता सिद्ध नहीं हो जाती, स्थिति डामाडोल ही रहती है। लेकिन लीक लीक न चल पाने की अपनी आदत से मजबूर मैंने जॉब वर्क करने का सीधा साधा सरल मार्ग छोड़कर प्लेटें बनाने का टेढ़ा मेढ़ा, कांटों चुनौतियों भरा रास्ता अपनाने का निर्णय किया। मैंने मार्केट से माल खरीदा और 12 प्लेटों का निर्माण किया। प्लेटें बनाने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, वो तो मेरा रोज का काम था। समस्या आगे थी, लोगों को उन प्लेटों को दिखाकर, उनकी उपयोगिता के बारे में बताकर उनसे प्लेटों का ऑर्डर लाना, उनको प्लेटें बेचना। बक्कू भाई के साथ काम करते समय का मेरा अनुभव यही था कि किसी चीज को बना लेना उतना कठिन नहीं होता जितना उस चीज को बेचना। मैं रोज अपनी गाड़ी में अपनी बनाई प्लेटों को लेकर निकलता और कंपनी जाकर उन्हें दिखाता, उनकी उपयोगिता के बारे में बताता, उनके प्रयोग से 1 से 2 महीने तक होने वाली समय की बचत के बारे में बताता। तब भी लोग कोई खास उत्सुकता नहीं दिखाते थे। संसार में ज्यादातर लोग बधी बधाई लीक पर चलने के ही आदी होते हैं। लीक से जरा भी हटकर चलने में उन्हें खतरा नजर आने लगता है। पर कुछ लोग ऐसे निकल ही आते हैं जिन्हें नया प्रयोग करने में रुचि होती है। वो स्वयं भी कुछ नया प्रयोग चाहते हैं और नए प्रयोग में दिलचस्पी भी लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों ने नमूने के तौर पर ही सही मेरी प्लेटों का थोड़ा बहुत ऑर्डर मुझे देना शुरू कर दिया। मेरे लिए वो घोर परिश्रम के दिन थे। खुद ही प्लेटों की सेल्समैनशिप करता, खुद ही ऑर्डर लाता, खुद ही बनाता और खुद ही उनकी डिलीवरी भी करता था। हाँ, इन सब कामों में मेरे छोटे भाई का बड़ा ही सहयोग रहा है। व्यापार का एक सीधा साधा नियम है, जब व्यक्ति किसी के पास जाकर अपना माल बेचता है तो शर्तें उस आदमी की होती हैं, और जब कोई आपके पास खुद चलकर माल खरीदने आता है तो शर्तें आपकी होती हैं। मैं चूंकि खुद जाकर माल सप्लाई करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मजबूरन उन लोगों की शर्तों पर माल देना पड़ रहा था। कहीं से पेमेंट मिल जाता, कहीं रुका रहता। लोग प्लेटों की उपयोगिता सिद्ध हो जाने के बाद ही पैसा लगाने में रुचि रखते थे। मुझे अपना माल मार्केट में लाना था, इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं पाता था। नतीजा ये हुआ कि मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत पूंजी थी वो सब मार्केट में फंस गई। अब समस्या थी पैसों की। ऑर्डर तो खैर थोड़े बहुत मिलने शुरू हो गए थे, मगर बाजार से माल खरीदने के लिए तो पूंजी चाहिए थी। पूंजी मेरे पास थी नहीं। मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया था कि अब क्या करूं। मन ही मन हर वक्त मां नारायणी से प्रार्थना करता कि मां, जब यहां तक ले आई हो तो आगे भी तुम ही मेरा बेड़ा पार लगाओ। मां नारायणी ने मुझे यहां भी अटकने नहीं दिया। एक दिन मेरी भेंट डॉक्टर साहब से हो गई। डॉक्टर साहब आयरन और स्टील मार्केट के सफल व्यापारी हैं। मार्केट में उनकी तूती बोलती है। क्या मजाल जो कोई उनकी बात को ना कर दे। डॉक्टर साहब का असली नाम तो शायद ही कोई जानता हो, सब उन्हें डॉक्टर साहब कहकर बुलाते हैं। वैसे उनका असली नाम विशन लाल मंगल है। कहते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने किसी फिल्म में डॉक्टर का रोल किया था। फिल्म का हश्र तो मालूम नहीं क्या हुआ, मगर उस फिल्म के बाद वो जरूर डॉक्टर के नाम से मशहूर हो गए थे। उनसे मेरी बातचीत हुई। मेरी अब तक की जीवन यात्रा का वृतांत सुनकर मेरे परिश्रम, लगन और दृढ़ता से वो बहुत प्रभावित हुए। बातचीत के अंत में मुझसे कहने लगे, बिहारी, तुम मार्केट में किसी भी व्यापारी के पास जाओ, मेरे क्रेडिट पर माल उठा लो। यदि वो न माने तो मुझसे फोन पर बात करवा देना। मैंने वैसा ही किया और उनके क्रेडिट पर मुझे माल मिलने लगा। मुझे डॉक्टर साहब की गारंटी पर 1 महीने का क्रेडिट मिला करता था। मैंने कभी 1 महीने का इंतजार नहीं किया। जैसे ही मेरे पास पैसे आते थे, मैं तुरंत माल वालों को पहुंचा दिया करता था। वादे से पहले ही रकम चुका देने के कारण धीरे धीरे व्यापारियों के बीच मेरी अपनी भी अच्छी साख बननी शुरू हो गई। बाद में मेरी इतनी साख बढ़ गई
कि मैं एक भी पैसा पेमेंट किए बगैर 200 टन, 300 टन जितना चाहता माल उठा सकता था। लेकिन इसका सारा क्रेडिट डॉक्टर साहब को ही जाता है। अगर वो उस वक्त अपने क्रेडिट की पूंजी मुझे ना देते तो क्या मैं सचमुच ये सब कर पाता? जो कुछ कर पाया उसके लिए मैं जीवन भर डॉक्टर साहब का ऋणी रहूंगा। डॉक्टर साहब की मेहरबानियों का कहाँ तक वर्णन करूं? वो खुद बहुत बड़ी बड़ी प्लेटों का धंधा करते थे। मार्केट से एक साथ 100-100 टन, 200-200 टन थोक भाव में माल उठाया करते थे। एक समय ऐसा भी आया कि अगर वो 100 टन माल मार्केट से खरीदते तो उसी में से 10-20 टन मेरे लिए भी खरीद लिया करते थे और उसी थोक भाव में बिना कोई लाभ उठाए मुझे दे दिया करते थे। मैं अगर मार्केट में 10-20 टन माल खरीदने जाता तो वो डॉक्टर साहब द्वारा खरीद कर भिजवाए माल के मुकाबले कहीं ज़्यादा महंगा पड़ता। डॉक्टर साहब की इस मेहरबानी के लिए मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार था। डॉक्टर साहब का एक साला भी आयरन मार्केट में दलाली का काम करता था। एक दिन उसने मेरे डॉक्टर साहब से खरीदे गए माल का भाव पूछा। मैंने सच सच बता दिया। वो आश्चर्यचकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर साहब ने उस भाव पर मुझे माल दिया होगा। इतने सस्ते में तो कहीं माल मिल ही नहीं सकता था। मैंने कहा, भाई डॉक्टर साहब ने तो मुझे इसी भाव पर दिया है। अगर विश्वास नहीं होता तो उन्हीं से पूछ लो, वो तो तुम्हारे बहनोई है ना। उसने जाकर सचमुच पूछताछ की। डॉक्टर साहब ने भी मेरी बात का समर्थन करते हुए उसे बताया कि हाँ, मैंने बिहारी को इसी भाव में माल दिया है। इस पर साले ने उनसे पूछा, इसमें आपका क्या लाभ? डॉक्टर साहब ने हंसते हुए कहा, अब सब जगह लाभ ही नहीं देखा जाता। अरे बिहारी ब्राह्मण है, हम बनियों की बिरादरी में आ रहा है, उसे मदद करनी चाहिए कि नहीं? वैसे भी ब्राह्मण प्रसन्न होकर आशीर्वाद ही देता है। बस हंसी में टल गई। कुछ दिनों बाद बात छिड़ने पर डॉक्टर साहब मुझसे कहने लगे, बिहारी अच्छा व्यापारी वही है जो हर सौदे में खुद लाभ कमाए और दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। अगर मैं 50 टन माल लेने जाऊं तो मुझे 2.5 रुपए के भाव से पड़ेगा और 100 टन माल खरीदूं तो मुझे 1.25 रुपए में पड़ेगा। बोलो किस में फायदा है? मैंने कहा 100 टन खरीदने में। उस पर वो बोले, लेकिन अगर मुझे 100 टन की ज़रूरत नहीं है तो मुझे उतना ही खरीदना पड़ेगा जितनी ज़रूरत है। मान लो 80 टन खरीदना है, तब भी भाव 2.5 रुपए का ही होगा। अब अगर मैंने तुम्हारा 20 टन साथ जोड़ दिया तो 100 टन बन जाएगा। मेरा भाव पड़ेगा 1.25 रुपए। अब बोलो, तुम्हारे 20 टन जोड़ देने से या तुम्हारे लिए भी उसी भाव में 20 टन खरीद लेने में मेरा फायदा है या नहीं? मैं डॉक्टर साहब की व्यापारिक बुद्धि पर अवाक रह गया। उनका साला बनिया होकर भी जब उनकी ये बारीकी नहीं समझ सकता था, मैं तो ठहरा ब्राह्मण। डॉक्टर साहब अपनी खरीदी बड़ी बड़ी प्लेटें मुझे दे देते थे और प्रोफाइल कटवाने का इंतजाम मैंने कर लिया था। डॉक्टर साहब की मेहरबानी से मेरा धंधा चल निकला। धीरे धीरे मेरी सुनीता इंजीनियरिंग खूब चलने लगी। मैंने सोनी साहब की जेनिथ स्टील पाइप से खरीदी 3 मशीनों में से मिलिंग मशीन बेच दी। कहाँ मुझे तीनों मशीनों के 75,000 रुपये देने पड़े थे, कहाँ मैंने अकेली मिलिंग मशीन ही 50,000 रुपये में बेची। उन रुपयों से मैंने 3 शेपिंग मशीनें ली, क्योंकि मुझे अपनी प्लेटें तैयार करने के लिए मिलिंग मशीन की जगह शेपिंग मशीन ज़्यादा कारगर लगती थी। और लोगों की राय के बारे में तो मैं जानता नहीं, पर मेरा तो ऐसा ही मत है। अब मेरा काम काफ़ी बढ़ने लगा था। मुझे अन्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। अब सारा का सारा काम मुझसे और छोटे भाई से हो पाना संभव नहीं रह गया था। अन्य लोगों को सुनीता इंजीनियरिंग में भर्ती करना अनिवार्य हो गया। शुरू में मैंने अपने गांव दोन के लोगों को रखने का फैसला किया। अपने गांव के प्रति भी मेरी कुछ सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी थी, जिसे पूरा करना मैं अपना फर्ज समझता था। इसके अतिरिक्त मैं इन लोगों पर पूरा पूरा भरोसा भी कर सकता था। ये बात नहीं है कि बाकी लोगों पर मैं भरोसा नहीं करता। अगर ऐसा होता तो आज मेरी कंपनियों में हर भाषा, हर प्रांत और हर वर्ण के लोग समान रूप से कार्यरत न होते। कला या व्यवसाय
भाषा, प्रांत, वर्ण या धर्म के बंधनों में बांधे नहीं जा सकते। मैंने अपने गांव के बेरोजगार युवकों को अपने यहाँ काम तो दे दिया था, परंतु उनके रहने खाने आदि की सारी व्यवस्था मुझे ही करनी थी। वो बेचारे गांव के सीधे साधे नवयुवक तो बंबई की चकाचौंध और भीड़ भाड़ देखकर ही भौचक्के रह जाते थे। उनके साथ एक कठिनाई और थी। वो शारीरिक श्रम तो कर सकते थे, परंतु किसी तकनीकी योग्यता का उनमें नितांत अभाव था। पहले मुझे उन लोगों को मशीन पर काम करने का प्रशिक्षण देना पड़ता, तब जाकर वो कोई काम करने के लायक बन पाते। उस दौरान उनके खाने, रहने, कपड़े, पगार आदि पर काफ़ी पैसे खर्च होते थे। लेकिन मुझे इस बात का संतोष था कि मैं अपने गांव जवार के युवकों के उत्थान में सहायक हो रहा हूं। बंबई में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की कहावत पूरी तरह से लागू होती है। जो अपने काम के लिए फिट नहीं है, वो बंबई में कभी टिक नहीं सकता। मेरे पास काम करने आने वाले बहुत से युवकों के साथ भी यही हुआ। जो मेहनती और लगन के पक्के थे, वो तो मेरे साथ टिक गए, पर जो यहाँ की मेहनत और तनाव नहीं झेल सके, वो वापस गांव लौट गए। कुछ ही अरसे के बाद मेरे गांव जवार से काफ़ी लोग मेरे पास बंबई आने लगे। उनको ठहराना, खिलाना पिलाना मेरे लिए एक समस्या बन गई थी। जो सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते, मैं उन्हें 2-4 दिन अपने पास रखता, खिलाता पिलाता, कपड़े नहीं होते तो कपड़े बनवा देता और किराया वगैरह देकर वापस भेज दिया करता था। जो मेरे पास रुककर काम करना चाहते थे, उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया करता था। मैं अपने गांव के लोगों को काम पर रख तो लेता था, पर उससे मुझे और भी काफ़ी नुकसान होता था। उन्हें मशीन और टूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो लोग अज्ञानता में कभी भी कोई सा भी बटन दबा दिया करते। इससे मशीनों और टूल्स की टूट फूट भी ज़्यादा होती थी और उनकी मरम्मत करवाने में मुझे काफ़ी धन खर्च करना पड़ता था। वो सब के सब वहीं फैक्ट्री में ही रहा करते थे और वहीं भोजन भी करते थे। जो लोग काम सीख जाते, उन्हें काम के अनुसार पगार मिलने लगती थी। कई लड़के मेरे यहाँ से काम सीखकर आज बाहर काम करने चले गए हैं। वहाँ भी उन्हें वही पगार मिलती है जो मेरे यहाँ का मशीनिस्ट पाता है। मुझे कभी भी इस बात का कोई मलाल नहीं होता कि मेरे पास काम सीखकर कोई दूसरी जगह काम करने क्यों चला जाता है, और न तो मैंने किसी को इसलिए काम सिखाया कि वो मेरा गुलाम रहे। मेरे पास काम सीखने वाला हर समय स्वतंत्र है, चाहे तो वो मेरे पास करे या उसका मन चाहे तो वह कहीं भी काम करे। ये सब मैं इसलिए नहीं करता कि मैं किसी पर एहसान कर रहा हूँ या अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता हूँ। ये तो मैं इसलिए करता हूँ कि जिस तरह माता पिता का ऋण होता है, उसी तरह से अपनी जन्मभूमि, अपने समाज का भी ऋण होता है। जो कुछ बन पड़े उसके लिए करना चाहिए। हाँ, व्यक्तिगत प्रगाढ़ संबंध अलग ही होते हैं। जिन लोगों ने सुनीता इंजीनियरिंग को खड़ा करने में कंधे से कंधा भिड़ाकर मेहनत की, वैसे लगभग 12 लोगों से खुश होकर मैंने हर एक पर 12-15 हज़ार रुपये खर्च करके एक साथ उन्हें दुबई भिजवा दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि इतने सारे ट्रेंड लोगों के एक साथ कम हो जाने पर मेरी कंपनी का क्या होगा। आज वो लोग खूब संपन्न हैं। उन्हें फलता फूलता देखकर मेरे मन को खूब आनंद होता है। ये उन लोगों की सौजन्यता है कि खर्च किया हुआ मेरा रुपया भी सबने मुझे वापस कर दिया। अनुभवों के आकाश के लेखक कुमार बिहारी पांडे ने संघर्षों से जूझते हुए अभाव को भाव ढूंढने का हथियार बनाकर कैसे जिंदगी को खूबसूरत और लाजवाब बनाया। आइए ये गाथा सुनते हैं अगले अंक।